पूरा करके नहीं जाते हैं लोग। देखो सारे के सारे इधर आ जाओ, खासतौर से पीछे वाले पड़ोसी को बोल इधर इधर। तुझसे ही बोल रहा हूँ, एकदम ब्लैक कैप के पीछे। हाँ अब इधर एकदम पूरी आंखें एकदम रिलैक्स मोड में उधर हो, ठीक है। गर्ल्स जितनी आ सकती हैं इधर आ जाएं, इधर जगह खाली पड़ी है। बॉयज अगर आ सकते हैं तो आगे आ जाया करो, बिना कहे अपने आप एडजस्ट कर लिया करो यार। हो गया एकदम, चारों क्लियर, एकदम बढ़िया है। इधर पीछे, पिलर के पीछे, तेरे आगे, इधर अब आंखें इधर, तुझसे बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, तू तो ठीक है, तू आ सकता है तो आ जा, तू भी आगे आ जा, आ सकता है। मैं तुझसे तेरे आगे वाले भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ तुझसे ही बोल रहा हूँ बेटा। हाँ आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। सही है वहां पर, यहाँ बैठ जाओ। ठीक है चलो, देखो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एनिमल टिश्यू। तो पूरा चैप्टर मैं बता दूंगा आपको, 5 लेक्चर में खत्म होना है। आज स्पीड थोड़ी स्लो होगी, कल थोड़ा सा गियर चेंज होगा, परसों थोड़ा और चेंज होगा, समझ रहे हो। गियर में चेंज, देखो मैं बताऊं, इतना अंतर होता है कि मैं तुमसे बातें ना करके सीधे आके पढ़ाना चालू कर दूंगा। आज पहला दिन है, मतलब पहले दिन का मतलब होता है तो मेरे गैप के बाद पहला दिन होता है, चैप्टर का भी पहला दिन है। तो पहले ओवरव्यू समझाऊंगा पहले आपको कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, टारगेट क्या है हमारा, ठीक है। कल स्पीड अपने आप ज्यादा हो जाएगी, कल मैं पूछने वाला हूँ। आज सारे टिश्यू के एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, कल सारे एग्जाम्पल पूछूंगा। पहली बात, एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेटेस्ट एनसीईआरटी में, ठीक है, बट एनएमसी की पीडीएफ के अंदर दे रखा है तो वो हम करेंगे, क्लियर है। पर बहुत डीपली उसमें पीएचडी नहीं करेंगे, समझ रहे हो। पुरानी एनसीईआरटी और अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा हो जाए। हाँ पीडीएफ तुम भेजते ही है ना, तुम्हें भेजे तो थे हम, भेजे हैं बेटा एनसीईआरटी पीडीएफ। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर की पीडीएफ भेजे, लेटेस्ट एनसीईआरटी की। आ जाओ। हाँ सुनो मेरी बात, तो पहले जो 2 लेक्चर होंगे उसमें एनिमल टिश्यू, ओनली 2 लेक्चर में। अगले 2 लेक्चर होंगे पूरा कॉकरोच, समझ गया ना। और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें पूरा फ्रॉग, समझ रहे हो। नोट्स नहीं बनवाऊंगा मैं याद करा दूंगा और तुमसे पूछूंगा। नोट्स भी बनवाऊंगा, मतलब ये है, समझ रहे हो। पर दो एक टारगेट होता है ना, एक का काम है सिर्फ नोट्स बनवाना, बस मेरी काम खत्म ना। तुम्हें पूछना भी, मतलब मैं पूछूंगा तुम्हें बताना भी है, तभी मेरा टारगेट पूरा होगा। तो 5 दिन में टारगेट समझ में आ गया। और अगला जो मैं लेकर के आ रहा हूं वीक, उसमें बायोमोलिक्यूल चालू कर रहा हूं। पहले कार्बोहाइड्रेट कराऊंगा आपको, क्लियर है बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट में मास्टरी कराऊंगा, अमाइनो एसिड याद कराऊंगा, एक एक से पूछूंगा। अब तुम देख लो मैं जो तरीका लेकर चल रहा हूँ ना, वो तरीके से बायोमोलिक्यूल मुझे ऐसे उंगलियों पर चाहिए तुम्हारे, समझ में आ गया। तुम अगर पंखे को भी देख रहे हो तो देखोगे इसमें कौन सा बायोमोलिक्यूल है, किसी को देख रहे हो तो देखना चाहिए इसमें कौन सा बायोमोलिक्यूल है, समझ रहे हो। गाजर खा रहे हो तो गाजर में कौन सा बायोमोलिक्यूल में, समझ में आया, आई या नहीं आई। अगर मीट खा रहे हो तो कौन सा बायोमोलिक्यूल है, समझ में आ गया। चीनी घोल रहे हो तो चीनी में कौन सा बायोमोलिक्यूल है। ये चीज तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, प्रैक्टिकल एकदम अप्लाइड, ठीक है। तो अब जो 2-3 चैप्टर चलेंगे ना, 3 चैप्टर ये खतरनाक है, क्योंकि इन 3 चैप्टर में रटने वाला भी कुछ है। जैसे एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल रटने वाले हैं, मैं पूछूंगा। यहां पर एग्जाम्पल रटने वाले हैं, टिश्यू के अंदर पूछूंगा। बायोमोलिक्यूल में कंसेप्ट है प्लस कुछ याद करने की चीजें वो पूछूंगा मैं, ओके। तो 3 चैप्टर तक कमर कस लेना। एक्सीडेंट हो सकता है, यात्रियों को पहले ही हम सूचित कर रहे हैं, समझ में आई नहीं आई। तो स्टार्ट कर रहे हैं, कमर कस ली भाई, पेटी बांध ली, ध्यान एकदम आगे, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू। ये कहां कहां तुम कहां खो जाते हो भाई, कौन था ये, ब्लैक कैप।
यहां बुला लूंगा 2 मिनट के अंदर, एकदम आगे एकदम आगे। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में मेनली जो तुम्हें फोकस करना है एग्जांपल, अभी पूछने वाला भी मैं क्या हूं, एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का, देखो टारगेट दो हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव, क्योंकि मस्कुलर में करा चुका हूं, नर्वस में करा चुका हूं, क्लियर है बिल्कुल। एपिथेलियल कनेक्टिव मुझे कराने हैं। एपिथेलियल आज पूरा करा दूंगा एक्सेप्ट जंक्शन, जंक्शन में कल कराऊंगा, ठीक है। और कल जंक्शन तो छोटा सा एक लाइन का है, ठीक है, वो मैं एग्जांपल बता के छोड़ दूंगा। मेनली ये कल मैं कनेक्टिव कराऊंगा। कनेक्टिव में बोन और कार्टिलेज पहले मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता था, याद आया ना। अब एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से जो फीचर्स दे रखे हैं उतना ही करना है, डिटेल हम करेंगे एमबीबीएस में आफ्टर सिलेक्शन, INAI, ठीक है। अभी ज्ञान नहीं, अभी सिर्फ सिलेक्शन, उसके बाद ज्ञान, क्लियर है। चलो, तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन, क्वेश्चन नहीं आता बट नॉलेज के लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं टिश्यू होते क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन। समझना मेरी बात, जो एक ही प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो, और कोशिकाओं का वो समूह जो देखने में भी एक जैसा हो, और इंटरसेल्युलर सब्सटेंस जो उन कोशिकाओं के बीच में होते हैं, इन सबको मिला दिया जाए, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। अरे आई है नहीं आई? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन एंड इंटरसेल्युलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। कोई डाउट बेटा? ओरिजिन टर्म यूज नहीं किया मैंने, हाँ है ना, क्योंकि ओरिजिन कहीं कहीं डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए एनसीईआरटी ने भी इस वाली लाइन को डिलीट कर दी। बहुत पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें था ये, फिर बाद में आकर इन्होंने डिलीट कर दिया। अब दो चीजें ली है, ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू उठा लो, तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टो भी हो सकता है, मीजो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, नहीं आया क्या? तो इसलिए यहां पर अपवाद यानी एक्सेप्शनल केस देखने को मिल जाते, तो उसको इन्होंने काउंट नहीं किया। एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है, समझ में आई? तो टिश्यू है क्या बेटा? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ये कोशिकाओं का एक समूह है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। अरे कोई नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर और इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहां होता है इनके बीच में, इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम। पर एक टिश्यू ऐसे होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत लिटिल लिटिल ना के बराबर होता है। समझ रहे हो कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल। कनेक्टिव टिश्यू में ये बहुत भर भर के होता है। आई या नहीं आई? आई। तो बेटा ये क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। करना है स्टार्ट? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है, along with intercellular substance परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन या सिमिलर फंक्शन, सेम फंक्शन। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। कोई डाउट बेटा? हाँ या ना? अब हम पहले जो टिश्यू पढ़ने वाले हैं वो कौन से टिश्यू है? एपिथेलियल। एपी माने क्या होता है? अपॉन। थीलियम मतलब ग्रोथ, ठीक है, ये लेयर भी बोल सकते हो। पीछे कुछ लिख रहे थे कि पीछे वाले बच्चे? तुम कैसे लिख रहे थे? कुछ लिखने का है ही नहीं इसके अंदर, तो गोले गोले खींच दिए बस मैंने तो। ऐसे ऐसे करोगे तो फिर टारगेट तो जहाँ चाहिए। 2 लेक्चर नहीं, फिर तो नॉर्मल 4 लेक्चर में करा था मैं ऑनलाइन के अंदर।
तो उतना ही चाहिए, इस वीक खत्म करना है मुझे बस। एनिमल 2-3 चैप्टर ऐसे होंगे, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें टाइम लगेगा, जैसे बायोमोलिक्यूल है टाइम लगेगा, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है टाइम लगेगा, बायोटेक्नोलॉजी है टाइम लगेगा। एवोल्यूशन 1 वीक बहुत है, 1 वीक में 4 क्लासों के अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन, एक क्लास में ह्यूमन का कराता हूं, 3 के अंदर वो कराने में क्षमता। हाँ हाइपर वो मैं कराऊंगा, वैसे तो 5 क्लासों में कराने की कोशिश करूंगा, पर 6 में भी हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 6 क्लासों में करा दूंगा, 3 में नॉन, 3 में कॉर्डेट करा दूंगा, टेंशन मत कर। तुझसे सारे एग्जाम्पल पूछ लूंगा तभी छोड़ूंगा। मेरे कराने का मतलब ये नहीं है मैंने करा दिया, मेरे कराने का मतलब तुम्हें आया नहीं आया, समझ में आया? हाँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि, समझ रहे हो, 2 दिन ज्यादा लग जाएं सिलेबस एंड डेट के अंदर, पर तरीके से हो। ना दौड़ने की आदत मुझे है, ना दौड़ाने की आदत मुझे, समझ, तुम दौड़ो ये भी वो नहीं है, ठीक है, ना तुम्हें दौड़ाऊंगा, टेंशन मत करना। कूल होके पढ़ो, स्माइली के साथ पढ़ो, ठीक है, कंफर्ट जोन में पढ़ो, पर जब मैं पूछूं तो मुझे रिस्पॉन्स दो बस, और कुछ नहीं। तो एपी माने क्या होता है, अपॉन, थीलियम मतलब क्या होता है, ग्रोथ या लेयर भी बोल सकते हो। ऐसे टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन की, कोई बोतल दो यार, सोच क्यों रहा है इतना। मानो कोई ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन की आउटर लेयर जो बना रहे हो, अरे कैमरा, सॉरी, ऐसे समझो, ऐसे टिश्यू जो, अब तो दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ, ऐसे टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन की बाहर की लेयर बनाते हैं, नहीं आया क्या? ऐसे टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन का जो हॉलो स्पेस होता है, खाली है, किसी भी ऑर्गन का जो हॉलो स्पेस होता है उसकी इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं। कवरिंग का मतलब है बाहरी लेयर, लाइनिंग का मतलब है इंटरनल लेयर, लाइनिंग का मतलब क्या है, इंटरनल लेयर। ऐसे टिश्यू जो किसी किसी क्या, बॉडी की सारी ग्लैंड्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं आया क्या? उनको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, स्किन इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, हाँ या ना, जैसे, या बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकती है, हमारी गट है, गट के चारों तरफ क्या, बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें एयर जा रही है, तो एयर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगी। गट क्या है, फूड बाहर से जा रहा है, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो गई, नहीं आया क्या? तो 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में होगा, या वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा। आई या नहीं आई? तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू एक लौते ऐसे टिश्यू हैं बेटा जो एवेस्कुलर होते हैं, पर रीजनरेशन पावर हाई होती है, जबकि वेस्कुलर टिश्यू में रीजनरेशन पावर हाई होती है, पर एपिथेलियल टिश्यू में वेस्कुलर होते हुए रीजनरेशन पावर हाई होती है। कौन बताएगा ऐसा क्यों? अरे नहीं समझे, फिर से समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो इनके पास रीजनरेशन यानी विभाजन यानी डिवीजन की असीम क्षमता होती है, पर एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर का मतलब इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते। अब बिना ब्लड वेसल्स के कोई हाई रीजनरेशन कैसे कर सकता है? भाई रीजनरेशन के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, रीजनरेशन के लिए सब्सटेंस चाहिए, वो तो ब्लड में होते हैं ना। अब ब्लड सप्लाई ही नहीं है इसके पास, तो रीजनरेशन कैसे कर लेते हैं? ये वाली बात पूछी हमने, समझ में आई? यस, इनके पास ब्लड नहीं है तो क्या हुआ, इनके पड़ोसी दोस्त के पास तो ब्लड है, कनेक्टेड टिश्यू, और इनके और इनके पड़ोसी के बीच में एक जाल है, अकेला जाल, नॉन सेलुलर एक नेटवर्क, जिससे न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हो सकते हैं। नहीं आया क्या? सर तारों की एक बाड़ लगा रखी है, उधर फौजी खड़े हैं, इधर फौजी खड़े हैं, उधर वाले फौजी भुक्कड़ है, उनके मतलब समझो कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। समझ लो, भुक्कड़ का मतलब भूख लगी है उनको, पर खाने को सप्लाई नहीं है उनके पास। इधर वाले, अरे इधर वाले फौजी जो खड़े हैं, मानो उनके पास सप्लाई बहुत ज्यादा खाने की है, तो क्या ये वाले फौजी उन वाले फौजी को भूखा रहने देंगे? नहीं भाई, तुम्हें नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत है, हम दे रहे हैं तुम्हें, उठा के हमने एक क्रेट उधर पकड़ा दी। बीच में कोई सेल नहीं है, बीच में जाल लगा हुआ है। भाई इधर सप्लाई आ रही, उधर दे रहे हैं उनको, जाल लगा हुआ है, वो आराम से ले रहे हैं, खा रहे हैं, दोनों मस्त एंजॉय कर रहे हैं। नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, आया ना? तो रियलिटी में ऐसा ही है एपिथेलियल टिश्यू,
के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बीच में नॉन सेलुलर सेल से मिलकर नहीं बनती है, प्रोटीन और फाइबर का एक जाल है, नेटवर्क बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रखे होते हैं सारे के सारे, और वहां से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट इनको मिलते रहते हैं। आई या नहीं आई? पक्का? एकदम बढ़िया तरीके से। तो बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से टिश्यू हैं जिनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर होता है, लिटिल लिटिल बहुत कम होता है, ओनली एपिथेलियल। कनेक्टिव में तो भर भर के होता है, ठीक है, सब में होगा, पर एपिथेलियल में न के बराबर होगा। अरे आई नहीं आई? चलो आई। तो टिश्यू, इनकी फ्री सरफेस या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी या आउटसाइड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगी। नहीं आया क्या? या तो ये कवरिंग बनाएंगे बाहर की, या लाइनिंग, मतलब अंदर की लेयर को लाइनिंग बोलते हैं, लाइनिंग बनाएंगे, या ग्लैंड्स ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। भाई ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनते हैं। आई या नहीं आई? आई, ठीक है। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस की बात करूं तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइट, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ये एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें थी, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर पाओ। आई या नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर लो। ये ऐड करोगे कि ये ए वेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ए वेस्कुलर, बट नर्व्स आर प्रेजेंट। तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। ए वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तुम जानते हो हड्डी टूट जाती है तो जुड़ जाती है, कार्टिलेज टूटती है तो जुड़ती है? नहीं जुड़ती। हड्डी नहीं टूटती, हड्डी नहीं जुड़ती, हड्डी जुड़ती नहीं जुड़ती, कार्टिलेज जुड़ती नहीं जुड़ती? कार्टिलेज जुड़ती है नहीं जुड़ती? नहीं जुड़ती, हाथ उठाओ। अब एक भी हाथ नहीं उठाएगा मुझे पता है। नहीं जुड़ती है, हाथ उठाओ। अब हाँ, एक जुड़ती में हाथ मत उठा देना, ध्यान रखना फिर। नहीं सॉरी, हाँ जुड़ती में सबको हाथ उठाने पड़ेंगे फिर। नहीं जुड़ती का मतलब फिर जुड़ती में सब हैं। नहीं जुड़ती कितने? जुड़ती कितने? अब बाद बाकी को धक्का मार के बाहर निकालो। और ये कोई पता करने वाली बात है? कार्टिलेज टूटती नहीं है, कार्टिलेज शरीर के अंदर भी कार्टिलेज होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट कार्टिलेज जुड़ते नहीं है गए। फिर अब सुनो, बोन की रिपेयर करने की हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बोन हाईली वेस्कुलर होते हैं, कार्टिलेज ए वेस्कुलर होते हैं, इसलिए जुड़ने की प्रोबेबिलिटी या जो होती है उनकी कंपेरेटिव बोन स्लो होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? स्लो होती है पर जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी आउटर लेयर वेस्कुलर होती है कार्टिलेज की। कार्टिलेज अंदर से वेस्कुलर होते हैं, बाहर से वेस्कुलर होते हैं, तो न्यूट्रिएंट थोड़े थोड़े डिफ्यूज होकर पहुंचते रहते हैं, जुड़ते हैं पर स्लो जुड़ते हैं। नेचर ने ऐसा क्या बनाया? नेचर ने कहा भाई हमने उसको वेस्कुलर बनाया क्योंकि वो टूटते ही नहीं है आसानी से। क्योंकि कार्टिलेज आसानी से टूटते हैं क्या? कान तोड़ लोगे कान को? तुम कान की हड्डी तोड़ पाओगे क्या? खूब कुछ भी कर लो, टूटेगी क्या? नाक की हड्डी टूटेगी इतनी आसानी से क्या? तो हड्डियां जो नहीं टूटती आसानी से, वो तो आसानी से वो जुड़ती भी नहीं है, पर जो आसानी से टूटती है वो आसानी से जुड़ भी जाती है। समझे? बस सारा खेल न्यूट्रिएंट सप्लाई का है। तो अगर मैं बात करूं, एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते, बट नर्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हाई रीजनरेशन पावर होती है, बिकॉज प्रेजेंट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, समझना, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। समझना, ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नीचे क्या है? ब्लड वेसल्स नजर आ रहे होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो हाईली वेस्कुलर है। ब्लड वेसल्स मिलेंगे इसके अंदर, हाईली वेस्कुलर है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, हाईली वेस्कुलर है। समझ रहे हो? हाँ या ना? जबकि अगर मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करूं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली क्या है? इट इज अ फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, सब फाइबर का नेटवर्क है। समझना, जिसके अंदर कौन भरा हुआ है? बीच बीच में प्रोटीन्स। कौन है इसमें बीच बीच में? प्रोटीन्स। प्रोटीन और फाइबर का एक नेटवर्क होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। तो नरिशमेंट यहां से डिफ्यूजन के थ्रू उनके पास पहुंच जाएगा। आई या नहीं आई? इसलिए इनके पास रीजनरेशन पावर हाई होती है। ये तो एपिथेलियल टिश्यू हो गए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। कनेक्टिव टिश्यू हो गए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब ये बेसिक बात थी। अब यहां में पढ़ना है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के भाई, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड, यानी मल्टी लेयर। सिंपल कहाँ होंगे? सिंपल का मतलब है बिल्कुल एक लेयर वाले। भाई एक लेयर कहाँ हो सकती है? जहां से कुछ चीज डिफ्यूज हो रही हो, कुछ चीज फिल्टर हो रही हो, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, तो वहां एक लेयर वाले होंगे। पर जब प्रोटेक्शन की बारी आएगी, सुरक्षा की बारी आएगी, तो वहां पर एक लेयर वाले नहीं होंगे, मल्टी लेयर होंगे। कैसे होंगे? मल्टी लेयर। क्योंकि मल्टी लेयर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? भाई आपका जैसे आपने माउथ के कई लेयर हट जाते हैं, कुछ खाते हो, गरम गरम चीजें खाते हो, ठीक है, सिंगल लेयर होते तो माउथ में खून भर जाता, नहीं आया क्या? तो नेचर ने मल्टी लेयर बनाए, ठीक है। तो नेचर ने प्रोटेक्शन के लिए मल्टी लेयर बनाए। स्किन है, स्किन मल्टी लेयर होती है, नहीं रगड़ रगड़ के नहाते हो। ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे नहाने के लिए बट्टी रखते हैं। बट्टी समझते हो? पत्थर समझ लो एक तरीके से, रगड़ रगड़ के, ठीक है। जो पहले से गोरे हैं वो नहीं रगड़ते, ठीक है, वो तो वो गंदे रहते हैं, ठीक है। उनको लगता है हम, नेचर ने हमें गोरा बनाया है, तो समझ रहे हो, हमें रगड़ने की क्या जरूरत है। जो बेचारे काले हैं उनके दिमाग में क्या आता है? रगड़ने से शायद हम गोरे निकल आए, ठीक है। रगड़ रगड़ के नहाते हैं, नहीं आया क्या? इधर आ जाओ, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे आपने कि वहां पर वो क्या रखते हैं? मिट्टी रखते हैं, कुछ मिट्टी की होता है, कुछ जो भी है। तो सिंपल सी बात है, अगर नेचर एक लेयर बनाती तो क्या होता? खून ही खून नहीं हो जाता? तो नेचर ने क्या किया? मल्टी लेयर बनाई। तो मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस की जब भी बारी आएगी तो मल्टी लेयर की बारी आएगी। समझ रहे हो? और जब भी डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन की बारी आएगी, सिंगल लेयर की बारी आएगी। कोई डाउट इसके अंदर? एकदम सेट है ना? चलो, सिंपल सी बात है यार, दो चीजें याद रखनी है आपको, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। अच्छा हाँ, अभी पीछे, अरे मैं समझा इसलिए रहा था कि तुम लिख लो। अब मुझे चुप रहना पड़ा करेगा, बोलूंगा तो तुम बस सब छोड़ छाड़ सुनने लग जाते हो। अब नहीं, अब चुप रहूंगा मैं, लिखने के बाद चुप। बढ़ जाए आगे, हैं? बस लिखो तेजी से मेरे साथ। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होंगे? दो। इधर लिखो बराबर सिंपल, इधर लिखो कंपाउंड। तेजी से लिखो मेरे साथ, कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल लेयर। इधर लिखो कंपाउंड।
कंपाउंड मतलब मल्टीलेयर। सिंपल या कंपाउंड, समझ रहे हो? सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, सिंपल, कंपाउंड। अब सिंपल की बात करते हैं। एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो कर रहा हूं, पुरानी वाली को। वो लिखती थी कहां प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? चार फंक्शन बताए थे। डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। लिख लिया? कंपाउंड प्रोटेक्शन। ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लिख रहा था। तू बतिया ले, तू वास्तव में तू सर पे मारना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, पर यार तुम क्या करते हो, तुम ऐसे जब मैं लिख रहा होता हूँ तो तुम नहीं तफरी में बढ़ लग जाते हो। बाद में कहता हूँ कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा, नहीं नहीं अब लिखने दो मुझे, तो तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई। मैं लिख रहा हूँ, तुम भी साथ लिखो ना। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। जितने भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होते हैं ना, जैसे आप एससीएल निकल रहा है, ठीक है, वहां म्यूकस की लेयर नहीं होती तो उड़ा देती है वो लेयर को, समझ रहे हो? एक लेयर तो म्यूकस का प्रोडक्शन आ गया। स्किन है, ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मल्टी, माउथ है, ठीक है, सब मल्टी लेयर है, तो प्रोटेक्शन का करना है, काम कर रही है, समझ रहे हो? ये दांत निकाल, तुम पिट जाओगे आज, एक आध तो पिटेगा मुझसे आज। मेरी शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे कर लेते हो फिर लगे रहते हो बस। अगली बार पिटोगे ढंग से, दोनों से कह रहा हूँ ये वाली बात में। क्या क्या कह रहा था? ये वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो कुछ कुछ भी तू बोला बोल देगा। हाँ हो गया नहीं हो गया ये बताओ पहले। ऐसे बैठ जाते हैं आराम से, तो 10 बार का हो गया नहीं हो गया, हाँ लिखना है। चलो, अब मैं एक एक करके उठाऊंगा, पहले उठाऊंगा सिंपल। भाई सिंपल कहाँ मिलेंगे? बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड सिंपल देखने को मिलते हैं, जो एनसीईआरटी की लाइन है। जो डक्ट और टिब्यूस होते हैं, टिब्यूस छोटे ब्रांच होते हैं, डक्ट थोड़े बड़े ब्रांच हो जाते हैं आगे जाकर के, मेमोरी ग्लैंड में हम इसको स्पेसिफाई भी करते हैं, तो वहां देखने को मिलते हैं। काम क्या कर रहे हैं भाई? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जहां सिंगल लेयर होगी वहीं तो होगा। प्रोटेक्शन कहाँ होगा? जहां मल्टी लेयर होगी वहां प्रोटेक्शन होगा। आई या नहीं आई? सिंपल। आगे बढ़ रहा हूं। अब ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है? डायग्राम में कोई डाउट है किसी को? भाई क्या हो गया? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद अगर मेरे साथ साथ नहीं लिखे ना तो तुम चाहे उल्टे हो जाना, बैक स्लाइड नहीं होगी, फॉरवर्ड स्लाइड ही होगी वो। अब तुम देख लो रेस्ट, क्योंकि रेस्ट का टाइम निकल गया भाई, अक्टूबर आने वाला है। तुम्हें डराना पड़ेगा अभी मुझे। खा ले, खाने के बाद खा ले, पर अक्टूबर आने वाला है। नहीं आया क्या? दिवाली आने वाली है।
दिवाली पर बच्चों का क्या निकलता है? दिवालिया निकलता है। बच्चा अब क्या होगा? पर तुमसे तो दिवाली तक तुम्हारा सिलेबस 11th खत्म हो गया भाई। 11th मतलब समझते हो 65% सिलेबस खत्म हो जाना। 12th तो जरा सा है। ये तालियां बजा रहे हैं। मैं सिखाता हूं कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाए। ये तालियां बजाते रह जाएंगे। इनके 2 सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। है? करने दो, खैर कोई नहीं। आ जाओ लास्ट। अब मैं बैक नहीं होऊंगा। अगर फ्लाइट फॉरवर्ड हो गई, बैक नहीं जाएगी। अब तुम अलर्ट रहो या ना रहो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल। दूसरी बात, अब पिट भी जाओगे। नहीं मजाक नहीं, तो मजाक लग रही है ना मुझे। मुझे सिर्फ हंसी इस बात पे आ रही है कि नीट एस्पिरेंट इतने नादान भी हो सकते हैं। देखो मैं टाइम काटना है, मैं तो निकाल दूंगा टाइम, ठीक है। तुम मस्ती की मूड में आओगे, मैं मस्ती कर लूंगा, ठीक है। मैं सुन लो मेरी पूरी बात, ठीक है। मस्ती की मूड में आओगे, हर टीचर मस्ती करके निकल लेगा, समझ रहे हो। हर टीचर को एक सैलरी मिलती है, वो सैलरी लेके क्या कर लेगा, अपना टाइम पूरा कर लेगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपने पिताजी की गाड़ी कमाई लुटाने आए हो यहाँ पर। समझ में आया? और जो वो कर रहे हो ना, ये जब सिलेक्शन रिजल्ट नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो भूख छुपाए डोलोगे चारों तरफ। जो वो कर रहे हो ना, तब दूसरा जो सिलेक्ट होगा वो करेगा तुमसे वो। ये अभी तो अक्टूबर नहीं आया, तब ये हालत है। अक्टूबर आएगा तब तुम्हारी हालत क्या होगी सोचो। ये बच्चा तब ये हरकतें कब होती है? फ्रस्ट्रेशन आता है। अब मुझसे नहीं हो रहा भाई, अब मैं यही क्लास में करूंगा। फ्रस्ट्रेशन में आ चुका हूं मैं, ठीक है। अब समय तो काटना है 1 साल, तो ये आ चुके हैं यहाँ पर, वापस नहीं आ सकते, ठीक है। मैं हंस रहा हूं, पर अंदर से मैं समझ लो, अंदर से मुझे आज ऐसा लग रहा है तुम्हें हो क्या गया। ये वही बच्चे हैं जो एकदम आए थे जुनून पागलपन। मैं देखो, मेरी चीजें कहीं चेहरे पे नहीं आती। तुम सीरियस होते हो तो मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ। तुम जैसे हरकतें करते हो तो मैं अंदर ऊपर से हंसूंगा, पर अंदर से मुझे लगेगा तुम यार धोखा दे रहे हो, पता नहीं कितनों को धोखा दे रहे हो। चलो जो भी है, ठीक है, कोई नहीं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। भाई स्क्वेमस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्लैटिंड टाइल जैसे हैं। और जब भी टर्म आ जाए फ्लैटिंड, मतलब क्या बोलते हैं उसको? पेवमेंट। पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि एनसीईआरटी ने पेवमेंट टर्म यूज किया है, पर टेसिलेटेड टर्म एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया, तो मैं टेसिलेटेड टर्म ऐड नहीं कर रहा हूं उसके अंदर, ठीक है। ओनली पेवमेंट। पेवमेंट मतलब फ्लैटिंड टाइल लाइक। नहीं आया क्या? यहां पर क्या नजर आ रहे हैं आपको? क्यूब जैसे नजर आ रहे हैं। सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल मतलब सिंगल लेयर। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब जैसे क्यूब, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल। समझना मेरी बात। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, और यहां क्या नजर आ रहा है? टॉल। सिंपल कॉल्यू मनार। सिंपल कॉल्यू मनार, ठीक है। सिंपल कॉल्यू मनार। पर सिंपल कॉल्यू मनार में कहीं कहीं देखोगे आपको सीलिया भी नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? सीलिया। तो क्या बोलेंगे इसको? सिलिएटेड कॉल्यू मनार। क्या बोलेंगे इनको? सिलिएटेड कॉल्यू मनार। सिलिएटेड कॉल्यू मनार। यहां तक कोई डाउट? ये एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे ना, बाई चांस, ठीक है, पर आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एक एक करके उठाएंगे। टाइप्स हो गया सिंपल। तो सिंपल कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं सिंपल के अंदर सिंपल पता, तुम्हारी अगर ये मस्ती वाली आदत रही ना,
तो टीचर फायदा उठा जाएगा तुम्हारी इस आदत का, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, दिल्ली का केस है आकाश के अंदर। आकाश में क्या होता था, वीकडे और वीकेंड की क्लासें होती थी, ठीक है। हर टीचर चाहता है क्लास में मस्ती का माहौल आ जाए, और जैसे बच्चा मस्ती के माहौल में आया, क्योंकि बच्चे को पता नहीं अभी 4 महीने बाद क्या होने वाला है, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। वो अभी एक दूसरे को नहीं, एक ताली जाएगा दूसरा ताली हो जाएगा, एक मस्ती का दूसरा मस्ती करेगा, ठीक है। जैसे ही वो अक्टूबर नवंबर गुजरता है तो वहां अकेला होता है, वो कोई साथ में नहीं होता मस्ती करने वाला उसके संग, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो टीचर क्या, टीचर को सिलेबस कराना है, टीचर को सिलेबस कराना है, वहां डंडा होता है भाई 2 हफ्ते में 2 क्लासें मिल रही हैं, कोर्स उतना ही है, पूरा मॉड्यूल खत्म कराना होता है, पूरी एनसीईआरटी खत्म करानी होती है, प्रेशर में टीचर खतरनाक होता है, ठीक है। तो वो ढूंढता है कब मौका मिले इस क्लास के अंदर, यूं नहीं समझ में आया निकलने का, तो अब वो बच्चा मौका देता है, तो वो खुद माहौल क्रिएट करेगा। अब तुम्हें देखना है, तुम्हें एक्चुअल में वो माहौल क्रिएट करवाना, तुम तो खुद ही कर माहौल क्रिएट कर रहे हो, मतलब खुद ही नौता दे रहे हो कि भाई करो। ये तो मेरी क्लास में सोचो, जब मैं इतना बहुत इंटरनल, मैं मेरा थोड़ा अलग है, मैं चेहरे पर बच्चे को रिलैक्स चाहता हूँ, ठीक है, प्रेशर नहीं चाहता, पर अंदर से मैं चाहता हूँ कि यार बच्चा सीरियस रहे, ठीक है, वो एक है। तो और टीचरों क्लास में तुम कितनी मस्ती के मूड में आते हो, मैं मुझे ये लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है, तो अच्छा नहीं है, सिंपल अच्छा नहीं है। पर ये होना चाहिए कि सर टाइमली कोर्स हो जाए हमारा, पर ऐसा नहीं कि सर आपने करा दिया और मुझे नहीं आया, जितना आप करा रहे हो उतना मुझे आना चाहिए, जिससे मैं टाइमली रिवीजन कर पाऊं, और जिस एक्सपेक्टेशन लेकर के मैं यहां आया था, या जिसको मैं विश्वास दिला के आया था घर पर, वो विश्वास पे खरा उतर जाऊं। बस इतना सा एक टारगेट है, 1 साल की तो टारगेट है, हमें तुम 15 साल 14 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल के लिए तो आए हो अब कुछ महीने तो बचे हैं, अब तो कुछ महीने हैं, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मस्त रहो, खुश रहो, स्ट्रेस मत लो, पर उसका मतलब नहीं है कि तुम जो तुम कर रहे हो वो करो, ठीक है, खुश रहो, अच्छी बात है, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, बस सबके केस में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं कि सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद ना करने पड़े, याद हो जाए। एक तो एनसीईआरटी ने सबके फंक्शन दिए हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन एक ही है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ये एनसीईआरटी का फंक्शन है। अच्छा, सिंपल स्क्वैमस को एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया पेवमेंट, पेवमेंट मतलब बताया फ्लैटेंड, फ्लैटेंड टाइल लाइक, बिल्कुल चपटे होते हैं, टाइल जैसे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात आएगी तो भाई सिंपल स्क्वैमस बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट टाइल जैसे, कहां मिलेंगे, रट्टा नहीं मारोगे। मैंने आपको बताया, आपसे कहेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताओ बेटा कहां पर डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, कहां पर डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, भाई आप बोलोगे रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन में क्या होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। आपसे पूछूंगा बेटा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बताओ ये चीज कहां हो रही होगी, आप बोलोगे आर्टरी में नहीं होती, वेन में नहीं होती, हार्ट में नहीं होती, सर कैपिलरी में होती है, चाहे ब्लड वेसल्स की कैपिलरी हो, चाहे वो लिम्फ वेसल्स की कैपिलरी हो, सिंगल लेयर एंडोथेलियम होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है, वहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होता है। समझे नहीं समझे। मैं आपसे कहूंगा बेटा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताओ कहां होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने आप बोलोगे सर किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में वुमेन्स कैप्सूल होता है, फिल्ट्रेशन चल रहा है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, सिंपल उसके मस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो वाटर के लिए परमेबल होता है। याद करना पड़ रहा है आपको क्या, नहीं। अगर आपसे पूछूंगा कि बेटा इसके अलावा कहां है, तो एक अलग से टर्म याद रखना है, मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होती है, इट इज अ इट इज अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। अब वो कैविटी हो सकता है हार्ट की हो, पेरिकार्डियम हो सकता है, लंग्स की हो, प्लूरल कैविटी हो सकता है, विसरल कैविटी, उसमें बॉडी के सारे ऑर्गन होते हैं, ये 3 होती हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं मीजोथीलियम। जैसे ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, ऐसी बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग को हम बोलते हैं मीजोथीलियम। बोथ आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट, अरे आई नहीं आई। तो अगर मैं आपसे कहूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहा, तो बोलोगे एल्वुलाई ऑफ लंग्स, याद हो गया होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहा, तो आप बोलोगे वुमेन्स कैप्सूल, प्लस डिसेंडिंग या थिन लूप ऑफ हेनले। आपसे कहूंगा बेटा
सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां, तो आप बोलोगे एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ, किसकी एंडोथीलियम के अंदर, दो एंडोथीलियम, या तो, ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ, यहां पर ब्लड कैपिलरी आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी। अच्छा, बॉडी कैविटी की बात चल रही है, तो बॉडी कैविटी में कहा, मीजोथीलियम, उसकी इंटरनल लाइनिंग, बॉडी कैविटी मीजोथीलियम, मीजोथीलियम बॉडी कैविटी, लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल पूछे नहीं जाते पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, जैसे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, जैसे प्लूरल, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम हार्ट की कैविटी होती है, जैसे विसरल कैविटी, भाई डायफ्राम से ऊपर दोनों मिलेंगे आपको, हार्ट और लंग्स, डायफ्राम से नीचे पूरी विसल कैविटी है, जिसकी इंटरनल लाइन, जिसमें सारे ऑर्गन होते हैं, उसकी लाइनिंग को विसल लाइनिंग बोलते हैं, मीजोथीलियम से लाइंड होती है। तो चार ही एग्जांपल लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, ये इतने तो आपको याद रखने पड़ेंगे और पूछूंगा अभी अभी मैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, सॉरी सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बेटा, नहीं उसको मीजोथीलियम नहीं बोलते, कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसको मीजोथीलियम बोलते हैं, वही लाइनिंग ऑर्गन के ऊपर भी होती है। हाँ भाई, अंदर ऑर्गन है तो घूम के ऑर्गन के ऊपर आ गई, जैसे एलिमेंट्री कैनाल की, तुम्हें ध्यान हो, मैंने अच्छा डाइजेशन पढ़ा है नहीं मैंने, ठीक है, ये कैविटी है पूरी, ये एलिमेंट्री कैनाल आई, घूमी, ये घूम रही है, तो मीजोथीलियम की अगर बात करूंगा तो कैविटी के ऊपर तो मीजोथीलियम होगी, साथ में इसके ऊपर भी आ गई, ये ऐसे ऐसे ये घूम गई, ऐसे ये घूम गई, ये ऐसे 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 इसके घूम गई, ये घूम गई, तो ऑर्गन के ऊपर भी आ गई और कैविटी के ऊपर तो है ही, ठीक है। और एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इसको ईसोफेगस वाले पार्ट में, उसमें जहां गट का इंटरनल डायग्राम दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर वो हटा ही दिया उन्होंने। पेरी पेरिटोनियम, तो एक ही बात है, पेरिटोनियम जो पेरिकार्डियल कैविटी बात कर रहा हूँ, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर तो पेरिटोनियम होती है आउटर लेयर, इसी को मीजोथीलियम बोलते हैं, पेरिटोनियम बोल दो, मीजोथीलियम बोल दो, ठीक है, ये विसरल लेयर बोल दो, तो विसरा से जुड़ी हुई है, विसरा मतलब बॉडी ऑर्गन जो विसरल कैविटी के अंदर होते हैं। हाँ, ये डिग्रीज डिसेंडिंग, थिन पार्ट लिख दिया, डिसेंडिंग है थिन पार्ट एक ही बात है, क्या ये, हाँ वही होगा ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, आगे आगे बढ़ो, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, अगला हेडिंग लिखो, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। और तो तुम लोगों से कहते रहा हूं मैं गर्ल से, ठीक है, मौका बार बार नहीं मिलता है, पिताजी ने अगर घर 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 से बाहर भेजा है तो इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हो, ये तो पंचवर्षीय योजना बना लेंगे, मतलब तुझसे नहीं कह रहा हूं मैं, नॉर्मल बोल रहा हूं, ठीक है, ये तो पंचवर्षीय योजना बना लेंगे, और तुम पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाओगी, तो मैं पहले कह दे रहा हूं इस साल निकलो, समझ में आई नहीं आई, सिलेक्शन रेट लड़कियों का बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना ये वाली बात, तो मैं चेता रहा हूं ये वाली बात में, नहीं समझ में आई, तो मैं अपना पिताजी मतलब पूरे फैमिली का भी पालन पोषण करना है, समझ रहे हो, और अपनी फैमिली का भी पालन पोषण करना है, फ्यूचर में करना है नहीं करना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है पर मक्कारी भी ज्यादा है, लड़कियां सीरियस होती हैं थोड़ी सी, वो कर ले जाएंगी क्योंकि उनको कुछ करना है, अब तुम देख लो मतलब ऐसा नहीं है, तुम कोई कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर, सब एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, कोई दोस्त नहीं है किसी का,
तुम जो ये नहीं यारी दोस्ती में लगे पड़े रहते हो, समझ में आई? कोई दोस्त नहीं है किसी का, ऑल आर कॉम्पिटिटर। भगवान ने अगर आपको क्वालिटी दी है तो उसको यूटिलाइज करो, एक रिजल्ट में कन्वर्ट करो, बढ़िया बढ़िया इसके अंदर। नहीं भाई, उसकी तरफ क्यों देख रहा है? तेरे लिए वो सामने आ गया मेरे, ये तेरे लिए भी कह रहा हूं मैं, समझ में आया? तुम बस एक दूसरे को देख के हंसते रहना। चलो चलो, हो गया होगा। मैं इन दोनों से कह रहा हूं ऑल आर कॉम्पिटिटर, दोस्ती नहीं है। हाँ, ऐसी दोस्ती है दोनों एक साथ एक ही मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो बात है ना, वो दोस्ती है। बात भाई कोई दोस्ती नहीं है। नंबर 2, मुझे बताना जरूर, दोनों लोग एक ही मेडिकल कॉलेज में गए नहीं गए, और अलग अलग हो गए तो दोस्ती बेकार है। एक ही मेडिकल कॉलेज में गए तो दोस्ती है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं इशारा उधर कर दिया मैंने, समझ रहे हो? चलो, सिंपल क्यूबॉइडल। अब रुकेगा नहीं ये पेन। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप। अगर मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूं तो मैं उसे दो ही पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक तो नॉर्मल क्यूबॉइडल और एक ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। अभी पूछूंगा एक एक से, एग्जांपल तो सारे पूछूंगा आज मैं, चाहे इनको पीटना ही पड़े आज बेशर्मी से सबके सामने। नॉर्मल क्यूबॉइडल, एक ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। अगर नॉर्मल क्यूबॉइडल की बात करते हैं, नॉर्मल क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो क्यूब शेप होंगे सिंपल। लग रहे हैं क्यूब शेप? न्यूक्लियस सेंटर में होगा, न्यूक्लियस होता ही हमेशा सेंटर में है, पर इनकी फ्री सरफेस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि इनकी फ्री सरफेस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। समझना, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। क्या है एग्जाम्पल इसके, जरा बताओ। नॉर्मल क्यूबॉइडल कहां मिलेंगे? आप फिर रट्टा नहीं मारोगे। अभी मैंने ग्लैंड्स पढ़ा के निकला हूं, अभी जस्ट अभी मैंने थायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, याद आए? सिंपल क्यूबॉइडल। गोनेड्स थोड़े बहुत याद होंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। टेस्टिस और ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम आल्सो फॉर्म बाय सिंपल क्यूबॉइडल, याद आया? अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम करा के चुका हूं। नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल मोस्टली तो क्यूबॉइडल से मिलकर बनता है भाई। पीसीटी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, असेंडिंग लूप ऑफ नॉर्मल क्यूबॉइडल, डीसीटी नॉर्मल क्यूबॉइडल, कलेक्टिंग डक्ट नॉर्मल क्यूबॉइडल। आई या नहीं आई? अभी तो कराया मैंने जस्ट। और एक और ऐड कराऊंगा इसके अंदर में, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं हर ग्लैंड्स में एक बड़ी बड़ी डक्ट भी होंगी, उनसे छोटी छोटी ब्रांच होंगी, ब्रांच ब्रांच ऑफ लार्ज डक्ट, वो स्मॉल डक्ट होंगी। तो जब भी हम डक्ट की बात करते हैं तो डक्ट के अंदर ध्यान रखना है आपको, क्यूबॉइडल ही होते हैं और कोई टिश्यू नहीं होते। अंतर इतना है, जहां पर छोटे छोटे डक्ट होंगे, समझना, उनके अंदर एक लेयर वाले क्यूबॉइडल होंगे, जहां बड़े बड़े डक्ट होंगे वहां कई लेयर वाले क्यूबॉइडल होंगे। आई या नहीं आई? यानी सिंपल क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये दो एग्जांपल हमारे यहीं क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो समझना मेरी बात। इसके एग्जांपल की बात करूंगा मैं नॉर्मल क्यूबॉइडल की, तो जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स,
अब गुनेट्स के अंदर, हाँ तुम्हारा टेस्ट पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चंस के अंदर मैंने करेक्शन करवाए हैं, ठीक है। उसमें आंसर आंसर की में करेक्शन का मतलब आंसर की में करेक्शन करवाया है मैंने, ठीक है, बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। करवा दिए, जिसके डाउट थे उनका मैं बता दूंगा। गोनेट्स में क्या क्या क्या, टेस्टीज एंड ओवरी, ठीक है। इसके अलावा क्या याद रखोगे, नेफ्रॉन, नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जैसे डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, जैसे कलेक्टिंग डक्ट। ये 3 एग्जांपल तुम्हें याद आ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, इसके अलावा फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड। यहां पर एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। एक भी एग्जांपल रटने वाला नहीं है। इससे पहले एग्जांपल लिखाए थे 4, वो भी रटने वाले नहीं है। इधर भी लिखा है मैंने 4 और एक उधर, ठीक है, ये भी रटने वाले नहीं है। आई या नहीं आई, समझ के समझना है आपको, रटना नहीं है कोई भी चीज। अब आ जाओ, कॉल्यू मनार, कहा ये फॉलिकल्स ऑफ थायराइड। कल अभी कराई था थायराइड ग्लैंड, कराई थी मैंने, याद हो आपको, फॉलिकल दिखाई थी डायग्राम बना करके, हाँ, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, कॉल्यू मनार। अगला हेडिंग लिखो, कॉलम शेप होते हैं कॉल्यू मनार। कॉल्यू, इसको लिखो फटाफट, कंप्लीट करो उसको। बस खुल कैसे बैठे हो, क्या पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एपिथेलियल टिश्यू कहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों खोल के बैठे हो, हैं? ये क्या, इसे पढ़ना कहते हैं इसको, तो अपने को बेवकूफ बना रहे हो यार। हाँ, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। अच्छा, मैं लार्ज लिखा दिया है, ओके ओके ओके। ये होता है ना कि बातों बातों में। लार्ज कहाँ होगा, मल्टी लेयर, अभी समझाया था ना मैंने, लार्ज डक्ट में कैसे होंगे मल्टी लेयर, स्मॉल डक्ट में कैसे होंगे सिंगल लेयर। तो ये लार्ज नहीं होगा, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। लिखो फटाफट। चलो कर लो फटाफट, तेज तेज करो फटाफट। हो गया। वेसिकल्स ऑफ, वेसिकल्स बोलो, फॉलिकल्स बोलो, एक ही तो बात है। वेसिकल्स को क्या, गोले गोले थैले, इनको फॉलिकल्स बोल दो। हो गया।
आगे लिखो, सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कॉल्यूमनार। अगर सिंपल कॉल्यूमनार की बात करता हूं तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, आपको याद हो भाई? अभी मैंने बताया सिंपल स्क्वेमस का मेन फंक्शन क्या है। ऐसी इसकी बात करेंगे, सीक्रेशन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन वहां था, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा। क्या काम होगा इसका? सीक्रेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ऐसे ही पूछेगा वो। सिंपल कॉल्यूमनार का फंक्शन बताओ, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी सीक्रेशन में सिर्फ दो ही टिश्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो कीबोर्डल या कॉल्यूमनार। स्क्वेमस कभी सीक्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब स्क्वेमस कभी ग्लैंड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, प्रेजेंट नियर द बेस, बिल्कुल बेस के पास होगा। और गोबलेट सेल की अगर मैं बात करूं, गोबलेट सेल प्रेजेंट ओनली इन कॉल्यूमनार, और कॉल्यूमनार का ही रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया, वहां पर भी गोबलेट सेल होती है, क्योंकि वो कॉल्यूमनार का ही मॉडिफाइड रूप है, अलग से कोई टिश्यू नहीं है, तो एनसीईआरटी ने इसलिए उसका जिक्र नहीं किया। गोबलेट सेल वो सेल होते हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। अभी मैं डायग्राम में समझा दूंगा। कुछ कुछ बोल रहा था कोई? हाँ, कॉल्यूमनार स्पेशली सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एब्जॉर्प्शन के लिए। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे गट की बात करूंगा, गट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लैंड्स की बात करूंगा, सीक्रेशन का काम कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन में कॉल्यूमनार पार्टिसिपेट नहीं करते, अक्सर कर फिल्ट्रेशन स्क्वेमस पार्टिसिपेट करते हैं, फिल्ट्रेशन में स्क्वेमस आएंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। पुरानी नोट्सों में मैंने काइनोसिलिएटेड और स्टीरियोसिलिएटेड लिखाए थे, वो अब नहीं याद रखने, वो दूर दूर तक नहीं है, एमबीबीएस में पढ़ लेना, ठीक है, जब जरूरत तुम्हें पड़ेगी प्रॉफ में। यहाँ मैं क्यों ऐड करूं जो कि जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया उसको। अब सिर्फ सिलिएटेड याद रखना है, ओनली सिलिएटेड। और एनसीईआरटी ने सिलिएटेड में भी सिर्फ काइनोसिलिया के ही एग्जाम्पल लिए हैं, स्टीरियो का जिक्र ही नहीं किया। पर मैं कुछ एग्जाम्पल डालूंगा क्योंकि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी कराऊंगा, ठीक है। तो सिंपल कॉल्यूमिनार को आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे जैसे नॉर्मल कॉल्यूमिनार बोल दो आप, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार बोल दो आप, और सिलिएटेड कॉल्यूमिनार बोल सकते हो आप। बस तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। नॉर्मल कॉल्यूमिनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार, और सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। अंतर क्या होगा? अगर फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है, फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल कॉल्यूमिनार, फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कॉल्यूमिनार। फ्री सरफेस पर अगर आपको
माइक्रोविलाई दिख रहे हैं? तो समझ जाना ये ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार है। फ्री सरफेस पर आपको सीलिया देखने को मिल रहे हैं, तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। और न्यूक्लियस कहां होगा? हमेशा नियर द बेस। न्यूक्लियस कहां होगा? नियर द बेस। न्यूक्लियस कहां होगा? नियर द बेस। हाँ, कहां से आवाज आई? कहां से आई थी आवाज? यहां से आई थी? सच बताओ कहां से आई थी? जो बोल रहा था वो मेरे तक आ गई। चलो ठीक है। छोड़ो, ठीक है। जो नहीं समझ पाए वो ना समझे, ठीक है। ना समझ रहे हैं, आ जाओ। यहां तक लिख लिया? डायग्राम बना लिया? अब तुम ही बताओ, नॉर्मल कॉल्यूमिनार की बात कर रहा हूं, सीक्रेशन का काम है। तो मोस्टली हमारी गट की जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड समझ गए ना? हाँ, तो वो नॉर्मल कॉल्यूमिनार के मिलने से ही बनती हैं। जबकि गट का जो ट्रैक होता है, ट्रैक समझ गए ना मेरी बात, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई आई। माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। नहीं आया क्या? तो ध्यान रखना है आपको, गट की बात करूंगा, ट्रैक की बात करूंगा, तो स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूंगा, तो क्या होंगे वहां पर? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार। नहीं आई? आ गई ना? हाँ। अब बात करूंगा सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, जिनमें सीलिया होते हैं। तो तुम्हें याद हो, जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया थे। फैलोपियन ट्यूब पढ़ाने वाला हूं, उसमें भी सीलिया होते हैं। दो ही एग्जांपल एनसीईआरटी में है, पर दो मैं एडिशनल करा दूं, क्योंकि अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराऊंगा। तो टेस्टिस के ऊपर होता है एपिजिडाइमिस, उससे एक डक्ट निकलती है वास डिफरेंस। तो यहाँ पर स्टीरियोसिलेटेड, यानी वो सीलिया मूव नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं। तो दो एग्जांपल और ऐड करा देता हूं मैं, ठीक है? तो चार एग्जांपल तुम्हें यहाँ ऐड करने, तो यहाँ चार एग्जांपल करने। पहला तो क्या? अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कल की क्लास में स्पीड रखना लिखने की। आज में गैप हो जाता ना, तुम्हारी स्पीड ढीली पड़ गई होगी, आज थोड़ी सी बढ़ी होगी, कल अपनी स्पीड और बढ़ाना। आज थोड़ी सी सुन रहा हूं तुम्हारी, कल शायद मैं कम सुनूंगा तुम्हारी। समझ रहे हो? परसों और कम सुनूंगा तुम्हारी। समझ में आ गया ना? हाँ। फ्राइडे तक आते आते सर सुनना ही बंद कर दूंगा तुम्हारे। हाँ, इसलिए स्पीड अपने आप एडजस्ट करते जाओ, ठीक है? क्या नहीं, मैं एक्चुअल में, ठीक, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग खुश रहो यार। पर तुम गलत फायदा उठाओगे ना, तो फिर मैं थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगला क्या बताया था मैंने? फैलोपियन ट्यूब। अगला एग्जांपल क्या लिखाया? दिवाली से पहले पहले मुझे पूरा 11th करा देना है। हो जाएगा सर, तुम वो कर लो और सीटें पीट लो, तालियां बजा लो, हो जाएगा। ये है बेशरम बच्चे। पता है, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, ऊपर से ऊपर तथास्तु वही होता है फिर। प्रकृति हमेशा आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, सच्चे मन से करते हो ना, वो हमेशा मतलब आशीर्वाद ही देती है, कभी निगेटिव नहीं करती। तो हमेशा मैंने कहा अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो। अगर मैं बोल रहा हूं ताली मत बजाओ, तो मैं ताली बजवाने वाला बनना है। सेलेक्ट हो गए, दुनिया तुम्हारी ताली बजाएगी, ना कि तुम दूसरे सेलेक्ट हो गए, तुम ताली बजाते रह जाओगे बस। मैं हमेशा एक ही बात सिखाता हूं, ताली मत बजाओ। समझ रहे हो? अपने को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए। मानते नहीं हो यार। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस एंड वास। अभी मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लिखाऊंगा, इन चीजों को पढ़ा दूंगा, ठीक है? बस इतना एग्जांपल याद कर पाओगे क्या? हो गए होंगे।
अब इसमें क्या याद रखना है? ओनली जी आई टी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या जीआईटी ट्रैक भी बोल देता हूं मैं, ठीक है। स्पेशली इसमें कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। यहां सिर्फ आपको ध्यान रखना है ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं। अब मुझे बताओ, कोई डाउट? सरस का। अब हम बात करेंगे बेटा, तीनों एग्जांपल याद हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। भाई ग्लैंड्स किस है? हाँ बेटा, ये जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आपकी एलिमेंट्री के नाल गट। हाँ, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? ग्लैंड्स। भाई ग्लैंड्स किस एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? ग्लैंड्स किस एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? बताओ बताओ मां साहब, ग्लैंड्स किस एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? बस बस, स्क्वैमस नहीं होगा? कोई नहीं, स्क्वैमस नहीं होगा क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही जगह सीक्रेशन लिखाया है, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनार। यानी ग्लैंड्स अगर बनते हैं तो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनार से ही बनेंगे, और किसी से ग्लैंड नहीं बनेंगे। क्लियर है बिल्कुल? क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनार। पीछे बेटा समझ रहे हो ना? क्यूबॉइडल और कॉल्यू, पीछे वाला लगता है मैं सिर्फ टीवी में ही हूं, वो टीवी देखते हैं ऊपर, जब मैं सामने हूं। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, ऐसे रिलैक्स होके बैठते हैं ना, पता ही नहीं है कि हूं भी या नहीं हूं मैं। चलो, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंड्स आर modified epithelial tissue of, या glands are modified, glands formed by modification of modification of simple cuboidal and simple columnar। सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉल्यूमनार का मॉडिफिकेशन होते हैं सारे के सारे ग्लैंड्स। क्लियर है बिल्कुल? अब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे बात करेंगे। दीज आर टू टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की हम बात करते हैं तो इसका एक ही एग्जांपल है, गोबलेट, पर एक और हम ये लिखा देते हैं हमेशा, पैनेथ। गोबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस।
पेनिसिलिन क्या रिलीज करते हैं? लाइसोजाइम। इनको छोड़ दो बस, इसके अलावा जितनी भी ये सारी कैसी हैं? मल्टी ऑल एक्सेप्ट दीज टू। ये जो सेल दिख रहा है, एग्जांपल दिख रहा है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, यूनी सेलुलर, ये है मल्टी सेलुलर। अगर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना, ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या देख रहे हैं आपको? यूनी सेलुलर गोबलेट सेल, जो क्या निकाल रहे हैं अपने अंदर से? म्यूकस। क्लियर बिल्कुल। ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, मल्टी सेलुलर, कई सेल के मिलने से बनते हैं, तब अपने सीक्रेशन को यहां से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे जिनमें डक्ट होती है एक्सोक्राइन, जिनमें डक्ट नहीं होती है एंडोक्राइन, और कुछ ऐसी भी होती है जिनमें दोनों नेचर होते हैं। क्या बोलेंगे इनको? हेट्रो। अभी हम पढ़ के चुके हैं पेनक्रियाज, हेट्रोक्राइन, याद आया? अब हम बात करेंगे सीधे सीधे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, गोबलेट सेल ध्यान रखना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती है। गोबलेट सेल इसके अलावा आपके गट में भी मिलती है, जो म्यूकस को रिलीज करने का काम करेंगे। म्यूकस एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल होता है, साथ में लुब्रिकेंट का भी काम करता है। लाइसोजाइम स्पेशली एंटीबैक्टीरियल होता है, हमारी गट में मिलती है इसको रिलीज करने वाले सेल, पेनिस सेल। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। कौन से? गट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनिस सेल। हाँ, अगला लिखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। Classification on the basis of presence and absence of duct। भाई डक्ट की प्रेजेंस एब्सेंस के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। ये आप अभी करा के चुका हूं मैं, कहां पर? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, याद आया? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडो मतलब अंदर, एंडोक्राइन डक्ट लेस होते हैं, बॉडी फ्लूइड में अपने सीक्रेशन को रिलीज करते हैं। और हेटेरो, एक्सो एंडो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, वो हेट्रोक्राइन है। अगर मैं बात करता हूं हेट्रोक्राइन, पहले अच्छा एंडो, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अब एंडो, एंडो अपने सीक्रेशन को कहां करते हैं? बॉडी फ्लूइड में, क्योंकि डक्ट लेस होते हैं, डक्ट एब्सेंट होंगे यहां पर, याद आया? जबकि यहां डक्ट प्रेजेंट होते हैं। डक्ट एब्सेंट होंगे, डक्ट प्रेजेंट होंगे, बोथ। यानी एक्सो भी है ये और एंडो भी है, दोनों ही नेचर रखते हैं एक्सो और एंडो, हेट्रोक्राइन। हाँ, अब समझना बेटा, अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करता हूं, इसके ऐसे ट्रिक बता देता हूं मैं, बस एग्जांपल लिख दूं पहले मैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑल
ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, ये डाइजेस्टिव का ही पार्ट है वैसे तो, ठीक है। मेमरी ग्लैंड, म्यूकस, गोबलेट सेल, स्वेट ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, एटसेट्रा कर देता हूं, छोड़ो। यहां पर ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, यहां पर पेनक्रियाज, टेस्टीज, ओवरी। तो मैं याद हो, इनमें तो कोई डाउट है नहीं, पेनक्रियाज में भाई एंडो और एक्सो दोनों पार्ट होते हैं, जबकि टेस्टिस के अंदर हार्मोन, ओवरी में भी हार्मोन। टेस्टिस डक की हेल्प से गैमीट निकालते हैं, ओवरी डक की हेल्प से ओवा को निकालते हैं। तो ये तीनों के तीनों हेटेरो में कन्वर्ट हो गए। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो, उसमें तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। इनके अलावा जो भी ग्लैंड आए जो तुम्हें आती हो या ना आती हो, ऑल आर एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, ऑल आर एक्सोक्राइन। कुछ एग्जांपल दिमाग में आए मैंने लिख दिए, जैसे सलाइवरी, डाइजेस्टिव, मेमोरी, टीयर, सलाइवा, समझ, गोबलेट एटसेट्रा। समझ गए ना मेरी बात? ऑल, कोई भी तुम्हारे दिमाग में, ऑल आर एक्सोक्राइन एक्सेप्ट ये तो दो याद रहेंगे ना, इसके अलावा जितने भी होंगे सारे के सारे एक्सोक्राइन है। एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का मतलब क्या है? मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर वहां होंगे जहां प्रोटेक्शन की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, ठीक है। पर मल्टी लेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेचेबल और एक नॉन स्ट्रेचेबल। एक स्ट्रेचेबल और एक नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल कहां होंगे? स्ट्रेचेबल स्पेशली हमारे यूरिनरी सिस्टम में होते हैं, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। अब यूरिनरी सिस्टम तो पढ़ा के चुका हूं अभी मैं, जैसे पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, सब जगह स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर है? याद आपको रखने हैं नॉन स्ट्रेचेबल। अब जबकि नॉन स्ट्रेचेबल की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना होगा भाई, नॉन स्ट्रेचेबल तीन टाइप के हो सकते हैं, वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबेडल, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यू मनार। उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के एग्जांपल पर ही क्वेश्चन आता है, वही पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी में भी वही दे रखे हैं, ठीक है। पर मैं लिखा देता हूं तीनों, तो कंप्लीट हो गए। अरे वाह, देखो मैंने तुम्हारी बैक बैक वाली बात नहीं सुनी तो तुमने तो कर भी लिया टाइम से। यही होता है ना, इंसान पे पावर बहुत है, पर उसको जितना रिलैक्स छोड़ दोगे ना तो अपनी पावर को यूज करना ही बंद कर देगा, और जितना रिलैक्स नहीं रहेगा उतना वो अपनी पावर को यूज करेगा। वही है, सही है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, तो कंपाउंड को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। नॉन स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। यूरोथीलियम, कई तरीके से नाम बुला सकते हो इनको आप, एक ही टर्म यूज करोगे, स्ट्रेटिफाइड।
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूरोथीलियम, यूरोथीलियम का मतलब है यूरिनरी सिस्टम में मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे जैसे पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ये 3-4 एग्जाम्पल तो यही आ गए। आए या नहीं आए? अच्छा, ये ध्यान रखना, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में बेस पर या तो कॉलीमनार होंगे या क्यूबोइडल होंगे, स्क्वेमस कभी नहीं होंगे, और ऊपर की जो लेयर होगी ऑलवेज स्क्वेमस होंगे। बेस पर कभी भी, मल्टी लेयर में बेस पर कभी भी स्क्वेमस नहीं होते, स्क्वेमस होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमेशा बेस पर, ठीक है, कॉलीमनार होंगे या क्यूबोइडल होंगे, ऑलवेज। समझे नहीं समझे? ऑलवेज। अब हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये हमें पढ़ने हैं डिटेल में। डिटेल का मतलब एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा, अगली स्लाइड के अंदर, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी, बिंदास। कल टिश्यू खत्म कर दूंगा मैं। पिछले जो पुराने लेक्चर्स थे उसमें बोन को बहुत डिटेल में कराया था मैंने, अब नहीं करना है, अब सिर्फ एनसीईआरटी का बोन करना है, पुरानी एनसीईआरटी का, नहीं में तो है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ओनली फीचर्स ऑफ कार्टिलेज एंड फीचर्स ऑफ बोन, उनको कंपाइल कर लो, वो मैं कराऊंगा, मोर देन सफिशियंट। डिटेल बोन पढ़ेंगे हम एमबीबीएस के अंदर, टॉटोरा से, समझ रहे हो? हाँ, क्या बेटा? पेपेट, हाँ उसमें भी अच्छा दिया है, बहुत सारी बुक है, टोटोरा एक अच्छी, मैं टोटोरा फॉलो करता हूँ इसलिए, मतलब मेरे लिए मतलब मुझे मजा आता है, टोटोरा से मजा आता है, तो मैं पढ़ाता भी टोटोरा का ही हूँ सारा मैं। कंसेप्ट एनसीईआरटी के हैं, कंटेंट टोटोरा का है, मिक्स करके कराया, पर अब मैं इस साल एनसीईआरटी यूज कर रहा हूँ टोटल, टोटल लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी पर कंसेप्ट सारे टोटोरा के दे रहा हूँ, जो तुम जब एमबीएस करोगे तो मैं चिल्ला रहे यार ये तो आता है, समझ रहे हो? बस वही है, कुछ कॉम्बिनेशन किए हैं मैंने, पर थ्योरी पूरी एनसीईआरटी की है, कंटेंट पूरा एनसीईआरटी का है तुम्हारा, तुम कहीं से भी उठा लो, पॉडकास्ट भी पूरा एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन दिया है, पूरा एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं जहां जहां एनसीईआरटी, मतलब तुम्हें एनसीईआरटी दिमाग में छाप दूं बिल्कुल, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं, तुम कितना करते हो यार पता नहीं मुझे। कौन है ये पिटेगा, तो एनसीईआरटी कोई चीज होगी वाईटी पे ही तो होगी, यूट्यूब पर, ठीक है, क्लास में थोड़ी ना होगा, वाईटी पे पढ़ा होगा। हो गया? कोई बचा? कोई नहीं, चलो लास्ट। अब मैं बात करूंगा नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, बस ये याद रखना है, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, पर देखो एक सुन लो, कल आते ही मैं पूछूंगा ये सारे एग्जाम्पल, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लास्ट, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू। अब इनका क्लासिफिकेशन आप वैसे ही करोगे, वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉल्यू मनार।
बस इसमें भी एग्जाम्पल स्क्वैमस के याद रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ स्क्वैमस की बात की है। क्योंकि स्क्वैमस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, किस किस में, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज। समझना क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे स्किन की बात करूं, स्किन की, स्किन में क्या होता है, समझना मेरी बात थोड़ा सा। मल्टीलेयर होती है ना स्किन, तो मल्टीलेयर है। स्किन के जो बेस होते हैं ना, बेस, तो स्किन के बेस पर जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे, लिविंग एपिथेलियल टिश्यू है, केराटिनाइज नहीं होते। ये कैसे होते हैं, लिविंग। कंटिन्यू डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या बनाते रहेंगे, लेयर्स बनाते रहेंगे, और लेयर कहां जाते रहेंगे, ऊपर। जैसे जैसे लेयर बनती जाएंगी नीचे, नई नई पुरानी कहां जाती जाएंगी, ऊपर, ऊपर पुश होती जाएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। और जैसे जैसे लेयर ऊपर पहुंचेगी, वैसे वैसे एक प्रोटीन होगी, केराटिन प्रोटीन, इसका डिपोजिशन क्या हो जाएगा यहां पर, स्टार्ट। समझना, क्रिएटिन प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई इसके अंदर, और ऊपर जाएगी लेयर तो क्रिएटिन प्रोटीन और ज्यादा बनेगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे मेरी बात। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, क्रिएटिन प्रोटीन का डिपोजिशन, और जितना क्रिएटिन प्रोटीन का डिपोजिशन बढ़ेगा, उतनी लेयर कैसी हो जाएगी, हाँ, कितनी हो जाएगी, डेड। क्रिएटिन प्रोटीन टोटली टिश्यू को डेड कर देती है, ऊपर की लेयर बिल्कुल डेंसली प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, बिल्कुल डेड लेयर होती है आउटर लेयर। आप जानते हैं वाली बात। तो केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता जा रहा है, इनमें डिवीजन चल रही है, लिविंग है, ये डेड टिश्यू बनते जा रहे हैं। तो स्किन की आउटर लेयर डेड होती है, समझ रहे हो। हेयर डेड होते हैं, मतलब अंदर नीचे रूट लिविंग सेल है, ऊपर डेड होते हैं। नेल्स रूट लिविंग सेल्स हैं, पर आगे क्या होते हैं, डेड लेयर होती है, बिल्कुल केराटिनाइज होती है। समझ रहे हो। तो ये केराटिनाइज के एग्जांपल की बात करेंगे। डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन होगा इसके अंदर, क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन। ये वाटर इनसॉल्युबल होती है, इसको हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल में एनसीईआरटी ने एक ही दे रखा है, स्किन। ये एक एडिशनल है, ठीक है, नेल्स, ठीक है, हेयर, एटसेट्रा। अदर एनिमल में तो बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, ह्यूमन में बस नेल्स। तो ये अब आ जाओ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेगा इस पर, नॉन क्रेटिनाइज में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पर आएंगे। एक ट्रिक से याद रखना, ओरल कैविटी, इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, वजाइना। ऐसे याद रखो, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया, आउटर याद रखा, क्रेटिनाइज वाला, तो ठीक है। स्किन, क्रेटिन प्रोटीन का डिविजन तो डेड स्किन हो गई, ठीक है। अब नॉन क्रेटिनाइज यानी लिविंग सेल होंगे सारे सारे। गट याद रखनी है आपको, गट ओरल कैविटी से स्टार्ट होगी, फेरिंग्स आ गया, ईसोफेगस आ गई। स्टमक और इंटेस्टाइन का पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, तो वहां पर मल्टीलेयर नहीं होंगे। लास्ट में एनल कैनाल, उसको भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां मल्टीलेयर होंगे। और फीमेल के केस में वजाइना, वहां मल्टीलेयर होंगे। तो इतने पार्ट आपको याद रहेंगे इस तरीके से, गट से याद रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल, तो ये भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबोडल मैंने टर्म बताया था कि कहां होते हैं, डक्ट में होते हैं। स्मॉल डक्ट की बात आएगी तो सिंगल लेयर, लार्ज डक्ट की बात आएगी तो मल्टी लेयर। तो लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड बस एक ही एग्जांपल है, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। इसमें तो कहीं दे नहीं रखा एग्जांपल, पर एक चाहो आप ऐड कर सकते हो, कंजक्टिवा ऑफ आईज।
कंजेक्टिवा जानते हो? आंखों की सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वह हाईली वेस्कुलर, वो कंजेक्टिवा होती है, ठीक है। हाईली वेस्कुलर, रेड रेड लाइन दिखती है आंखों में, आंखों का ऊपर का, वही कॉर्निया तो ये वेस्कुलर है ना। कंजेक्टिवा लाल लाल तुम्हें वेन्स दिखती हैं, वो कंजेक्टिवा है, ठीक है, वहां देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो जाता है आपका आज का टारगेट। 2 बज गए एग्जैक्ट। समझ में आया नहीं आया? अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, बहुत जरूरी बात। पूरा 1 मिनट मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात किसकी की थी? सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस फ्लैटेंड होते हैं, टाइलाइक होते हैं, कहां मिलते हैं? आप बोलोगे लंग्स में, एल्वुलाई के अंदर। आपको ध्यान रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम है कैपिलरी, चाहे वो ब्लड की हो चाहे वो लिम्फ की हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वुमेन्स कैप्सूल या डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले या बॉडी कैविटी में मीजोथीलियम। खत्म। फिर क्यूबिडल की बात की थी, क्यूबिडल में 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल क्यूबिडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल। नॉर्मल क्यूबिडल मैंने बताया था स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, जर्मिनल एपिथेलियल, ठीक है। मोस्टली जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है क्यूबिडल होता है। बस ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल पूछेगा तो ध्यान रखना है आपको, पीसीटी, असेंडिंग, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट नॉर्मल क्यूबिडल। खत्म, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताई थी भी जितनी भी लार्ज डक्ट, स्मॉल स्मॉल डक्ट होती है क्यूबिडल, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड क्यूबिडल, जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबिडल। कोई डाउट? अब बात करते हैं कॉल्यूमिनार। तो कॉल्यूमिनार, नॉर्मल कॉल्यूमिनार कहां मिलेंगे? गट की जो ग्लैंड्स हैं, ब्रश बॉर्डर गट का जो ट्रैक है, ठीक है, और सिलिएटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेलोपियन ट्यूब या एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। आई या नहीं आई? ये एग्जांपल है। कंपाउंड के अंदर स्ट्रेचेबल यूरोथीलियम, एग्जांपल पता ही है। नॉन स्ट्रेचेबल आपके सामने है, क्रेटिनाइज तो समझ में आ गया, नॉन क्रेटिनाइज गट और वजाना याद रखना है, और यहां पर सिर्फ लार्ज डक्ट याद रखनी है, कंजक्टिवा ऑफ आइज। खत्म। कोई डाउट? कल इतना ही पूछूंगा आपसे आकर के मैं। ये स्किन है, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, ये लिविंग सेल्स हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। हेयर में रूट में होते हैं लिविंग सेल्स, ऊपर तो डेड वाला पार्ट आ गया ना। नेज में नीचे बेस पर होते हैं लिविंग सेल्स, ऊपर डेड वाला पार्ट आ गया। हेलो हेलो, कोई डाउट पूछने है किसी को? डाउट शाउट? 2 क्वेश्चन में करेक्शन करा दिया, देख लो 1 मिनट जरा। कौन सा बैच का बच्चा पूछ रहा था मुझे? सर ये हमारे बैच का नहीं है। बैच बना पूरा भी अलग अलग हुआ है क्या? 125 का भी, 132 का भी। सही तो है, सही आंसर भी दिया है। 125 देखो तुम, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। ये बैच का नहीं होगा, ये बैच 3 का होगा। 11 फिर वही मार्क्स ही डिक्रीज हो जाता है। सर